एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 10th क्लास का साइंस रिवीजन करेंगे, जिसमें वैसे ही क्वेश्चन का जिक्र किया जाता है या किया जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, 2022 के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चनों का ही जिक्र किया जाएगा और ये अनुभव के आधार पर आपको बताया जा रहा है कि इस बार का ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। इसमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो जिक्र करके उसके बाद सबको सॉल्व भी किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग साइंस में देखते हैं कि और बहुत सा क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग जानते हो। ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया जो कि ना बने, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में वही पूछता है जो आप जान रहे हो और जो आसान होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है वही क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो ये क्वेश्चन आपको संभावना एकदम 100% है कि आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। ये क्यों ना 10 बार पूछा गया फिर भी आएगा, ये आता ही आता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। ये आप जानते ही हैं भली भांति कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना। और स्नेल का नियम क्या है, तो अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है ये। आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ये भी आपका अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो ये आपका अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है। ओम का नियम क्या है, तो ये विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन हमें लगता कि 5 क्वेश्चन में जरूर, इतने में समझ लीजिए कि 2 या 3 क्वेश्चन आ सकता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि आ सकता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझाएं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम विद्युत चुंबक चैप्टर में है। आपको चुंबकत्व में विद्युत चुंबक का सचित्र, विद्युत चुंबक क्या है, कहने का मतलब विद्युत चुंबक क्या है। परिनालिका भी कभी कभी पूछ सकता है, परिनालिका भी पूछ सकता है, तो इसमें परिनालिका भी ऐड कर दीजिए। विद्युत चुंबक एवं परिनालिका, परिनालिका, तो परिनालिका से भी आ सकता है। परिनालिका क्या है, फ्लेमिंग का बाम हस्त एवं दाएं हस्त का नियम। और आप जानते हो कि बाम हस्त क्या करता है और दाएं हस्त क्या करता है। बाम हस्त से हमको मोटर जो होता है, मोटर में गति का दिशा पता चलता है, और दाएं हस्त के नियम डायनेमो के लिए, जनित्र के लिए लागू होता है। इस सब पर ध्यान देना है। उसके बाद है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। इसमें से जरूर क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये 10 क्वेश्चन में मान के चलिए 6 या 7 क्वेश्चन जरूर आ सकता है। 6 क्वेश्चन में कोई अथी नहीं है, आ सकता है। इसलिए इसको अच्छी तरह से अपने क्वेश्चंस को नोटबुक में जो आपने लिखा है उतने दिनों से उसको देख लीजिए और डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का इधर देखते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछने का चांस रखता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। कार्बन क्या है, इसके कितने अप्रूफ होते हैं। कार्बन क्या होता है, कार्बन किसको कहते हैं, कार्बन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो कार्बन जो है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है ना। और कार्बन का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखिए ना, कार्बन जो है इसका 2 अप्रूफ तो होता है, हीरा और ग्रेफाइट। लेकिन इसको और अच्छा से समझना है तो हम लोग जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को तो आएंगे इस पर, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे सही से, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो जिप्सम से, इसको भी देख लेना है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी है ना, मेंडलीफ का आवर्त सारणी में कौन सा मापदंड अपनाया गया है, तो कौन सा मापदंड वो हम लोग देखेंगे कि परमाणु संख्या पर है कि परमाणु द्रव्यमान पर है, ठीक है। और लोहे के प्रमुख अयस्क का नाम लिखें, सूत्र उसका सांद्रण को समझाना है। तो लोहे का प्रमुख अयस्क जो होता है हेमेटाइट है, बाकी सिजेराइट, मैग्नेटाइट वो सब देख लेना है, उसका सूत्र लिख देना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो ये अम्ल, क्षार और लवण से क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण एवं जल बनता है, तो यही। और उसका एक उदाहरण भी देना है, उदाहरण आ सकता है, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है, तो अम्ल और क्षार और लवण का जो हम लोग उसमें क्या करते हैं, अम्लीयता को मेजर करते हैं कि अम्ल है कि कितना, क्षार कितना है ना। तो ये एक स्केल होता है, यह एक स्केल होता है, इसमें हम लोग उसकी सांद्रता को मापते हैं। आयनिक यौगिक क्या, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके पीछे कारण यही हो सकता है, वो होता है कि आयनिक यौगिक में जो
अणुओं या परमाणुओं के बीच की जो दूरियां होती है प्रबल विद्युत आकर्षण बल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस कारण से उसके अणुओं को स्वतंत्र करना अर्थात उसके परमाणु अथवा आयनों को स्वतंत्र करना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ताप देना पड़ता है, समझे ना। ये निस्तापन एवं भर्जन में अंतर क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लोरीनीकरण क्या है, तो क्लोरीनीकरण क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस की अभिक्रिया मीथेन गैस से कराई जाती है तो उस कंडीशन में आपका क्लोरोफॉर्म ये सब बनता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। तो उस क्लोरीनीकरण के नाम से हम लोग जिसको हैलोजनीकरण भी कह सकते हैं। साबुनीकरण क्या है, इसमें कौन से पदार्थ का निर्माण होता है, तो साबुनीकरण एक प्रक्रिया है साबुन बनाने का, है ना, जिसमें आपको दो पदार्थ बनता है, एक साबुन और एक ग्लिसरॉल। तो साबुन को जो है स्टेरिक अम्ल सोडियम एस्टीरिएट बनता है, वो साबुन कहलाता है ना। और प्रयोगशाला में मीथेन गैस किस प्रकार बनाया जाता है ये भी आ सकता है। तो मीथेन गैस बनाने के लिए हम लोग सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म कर देते हैं तभी बनता है। और इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है। और मेरे ख्याल से इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग जानते भी हैं और लगता भी है कि आ सकता है। जैसे कि लोहे का प्रमुख गैस की आ सकता है उदासीनीकरण, है ना। फिर आपका क्लोरीनीकरण ये आ सकता है, मीथेन गैस क्या बनता है। तो ये सब प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके और आगे बढ़ेंगे।